नमस्कार 4 टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ जो इसी रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से खबर सामने आ रही जहां चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य के लिए उत्सव की तरह है और इस यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम धामी ने बताया कि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को बाबा केदार और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। सीएम ने कहा कि यात्रा को लेकर यातायात, पेयजल, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारू कर दी गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये जानकारी दी है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी और कहा कि किसी भी तरह की जो परेशानी है श्रद्धालुओं को ना हो, इसके तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से कार्रवाई है, जो कदम है वो उठाए गए हैं। की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 30 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। यातायात, पेयजल, आवास, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं पूरी। यात्रियों में तो उल्लास और उत्साह है ही है। यात्रा का जो प्रबंध करने वाले हैं, यात्रा को संचालन करने वाले हैं, यात्रा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए तो ये हर वर्ष ही बड़ा उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है यात्रा। हम सभी के स्वागत के लिए तैयार। यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 30 अप्रैल से। और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद अब देश भर में कश्मीरियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हर एक कश्मीरी भारतीय है। वहीं जितना अधिकार किसी उत्तराखंड, केरल या पश्चिम बंगाल के नागरिक का है, उतना ही कश्मीरियों का भी है। उन्होंने कहा कि यह राज्य और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी है कि देश के अलग अलग कोनों में रह रहे कश्मीरियों के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो। कांग्रेस का साफ स्टैंड है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, एक एक कश्मीरी भारतीय है। जितना अधिकार उत्तराखंड के, जितना अधिकार तमिलनाडु के, जितना अधिकार हिमाचल प्रदेश के, जितना अधिकार पश्चिम बंगाल के किसी नागरिक का है, उतना ही अधिकार कश्मीर के रहने वाले व्यक्ति का भी है। किसी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव कश्मीरियों के साथ नहीं होना चाहिए और ये सरकारों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की। जितने कश्मीरी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव। बढ़ते हैं आगे। 2 दिन बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार चारधाम में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस चारधाम यात्रा की सफलता है, वो सफलता की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कांग्रेस पार्टी बौखला रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस चारधाम यात्रा को लेकर भ्रम फैला रही है ताकि यात्री चारधाम यात्रा आने से डरे, लेकिन जनता कांग्रेस की सच्चाई जानती है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पहले भी कांग्रेस ने यात्रा को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ चारधाम यात्रा में यात्री श्रद्धालु यहां आए थे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार की यात्रा भव्य और दिव्य होगी और इसी के साथ 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही 2 मई को केदारनाथ यात्रा के कपाट खुलने के दौरान मौजूद रहेंगे। देखिए, कांग्रेस इस यात्रा को सफलता की ओर बढ़ने से बौखला रही है और हर वर्ष की भांति यात्रा प्रारंभ होने से पहले ये यात्रा के मध्यम इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं जिससे यात्री उत्तराखंड आने से डरे। लेकिन उत्तराखंड की जनता भी जान चुकी है और यात्रियों को भी पूरा विश्वास है। जब पिछली बार भी यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया, उसके बाद भी यात्रा दुगनी हुई और मैं कह सकता हूं इस बार भी यात्रा दुगनी होगी और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। कश्मीर की घटना के बाद इस वर्ष जून जुलाई की यात्रा उत्तराखंड में और बढ़ने की संभावना बढ़ी है। हम देवभूमि के सभी जो यात्री हैं उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं वो यात्रा करने आए। माननीय मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन
गंगोत्री कपाट खोल रहा है, उस पर रहेंगे और 2 तारीख केदारनाथ की भव्य यात्रा के उद्घाटन अवसर पर। और चारधाम यात्रा नजदीक आते ही सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की एक अहम जिम्मेदारी यात्रा के दौरान भी रहती है, क्योंकि चारधाम यात्रा मार्गों की सुव्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की होती है। विभाग के सचिव पंकज पांडे के अनुसार यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है, चाहे पैचवर्क का कार्य हो या फिर यात्रा मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य। श्रद्धालुओं को सहूलियत देने के लिए हर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधूरे कार्य से सचिव कुछ खास संतुष्ट नजर नहीं आए। और बता दें कि यमुनोत्री मार्ग पर भी जो बीआरओ की तरफ से कार्य किया जा रहा है वो अभी तक अधूरा है। इसके साथ ही यह हालात बीआरओ के लगभग हर क्षेत्र में है, जिसको लेकर सचिव पंकज पांडे ने बीआरओ के अधिकारियों को फटकार लगाने का काम भी किया। गौरतलब है कि चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और अभी भी कई खामियां यात्रा रूट पर नजर आ सकती है। और इन कमियों के बीच जो वादे और दावे चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए किए गए हैं, वो किस तरह कारगर साबित होंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, रोड पे काफ़ी काम किया जा चुका है। बीआरओ वालों का काम थोड़ा पीछे चल रहा है। मैंने अभी स्वयं इनके ब्रिगेडियर साहब से भी बात की है। मैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम तक की पूरी रोड मैं खुद देख के आया हूँ। अभी उसमें कुछ इश्यूज पेंडिंग है, बाकी उन्होंने रिजॉल्व कर लिया है। NHIDCL का एक नंद प्रयाग में जो एक स्लाइड वाला जोन है, उस पर काम चल रहा है। उस पर रोड हम इतना चौड़ा करना चाह रहे हैं जिससे कि दोनों तरफ से गाड़ी निकलती रहे। स्लोप का स्टेबलाइजेशन का काम में टाइम लगता है, वो हम अभी नहीं कर पाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट बाकी सड़क जो है वो ठीक है। 2-3 जगह पे जो पिछले सालों में प्रॉब्लम आई थी, पागल नाला, कमेड़ा, बनेर पानी, चटवा पीपल, इन सब में काफ़ी काम कर दिया है NHIDCL ने। और सड़क जो है यातायात के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और सुगम उपलब्ध कराई गई है। यमुनोत्री के रोड पे भी काफ़ी काम कर दिया गया है। PWD का काम चल रहा है, आज फाइनल कर रहे हैं वो लोग काम। इसके अलावा गंगोत्री जाने का जो रास्ता है उत्तरकाशी से, उस पर बीआरओ ने अपना काम पूरा नहीं किया है अभी तक। वही मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा। बढ़ते हैं आगे। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई और सीमा क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB ने सुरक्षा के मद्देनजर गश्त तेज कर दी है और बिना पहचान पत्र के किसी भी शख्स को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। SSB ने कुछ जगहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की है और संदिग्ध गतिविधियों पर खास निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादियों के संभावित घुसपैठ को लेकर पूरी तरह तैयार है। खासकर नेपाल से लगती खुली सीमा के कारण स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां भी इस मामले में निगरानी बनाए हुए हैं। विदेशी से कोई भी व्यक्ति आते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर है हमारा नेपाल से लगा हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है, तो जिसमें हमारी SSB और हमारी लोकल पुलिस इंटोग्रा लगे रहते हैं। कोई भी पुटअप इनपुट मिलता है कि कोई विदेशी आते हैं तो उनकी सख्त चेकिंग हो रही है कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति जो है हमारे राष्ट्र में न पहुंच पाए, इसके लिए सख्ती से कार्रवाई हो रही है। और इसके साथ साथ जो है सत्यापन पे भी जो पहले से चल रहा है उसमें भी और सख्ती से काम हो रहा है और हर एक व्यक्ति का सत्यापन किया जा रहा है कि कोई इस तरह से तो नहीं रह रहा है कि यहाँ पर अनाधिकृत रूप से या बाहर से, तो इस पर भी कार्रवाई की जाए। विदेशी से कोई भी व्यक्ति आते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर है हमारा नेपाल से लगा हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है, तो जिसमें हमारी SSB और हमारी लोकल पुलिस इंटोग्रा लगे रहते हैं। कोई और धर्मनगरी हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान में सोमवार की सुबह 7 बजे से ही चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्रद्धालु सुबह सवेरे से ही लंबी लाइनों में लगकर अपना पंजीकरण कराने को इंतजार करते नजर आए। चारधाम यात्रा को लेकर देश भर से आए श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। पंजीकरण केंद्र पर इस बार 2 काउंटर अलग से लगाए गए हैं, एक दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए और दूसरा विदेशी पर्यटकों के लिए। पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया ऋषिकुल में शुरू कर दी गई है और इसके लिए कुल 20 काउंटर लगाए गए हैं और इसमें 18 काउंटर महिला और पुरुष के लिए आरक्षित है, जबकि 1 काउंटर दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक और 1 काउंटर विदेशी पर्यटकों के लिए है।
ऋषिकुल मैदान में पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है और इसमें 20 काउंटर हमने बनाए हैं। 20 काउंटरों में तीन काउंटर इस प्रकार के हैं। विकलांग के लिए पृथक से बनाया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए बनाया और विदेशी पर्यटकों के लिए बनाया गया है। आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ विदेशी पर्यटकों में नेपाल के करीबन 25 लोग आए हैं और उनका पंजीकरण किया जा रहा है। अन्य काउंटरों पे भी जो है पंजीकरण की कार्रवाई गतिमान है, जो कि स्मूथली चल रहा है। बाकी हमने इस बार एक व्यवस्था की गई है धर्मशालाओं के लिए। यदि किसी धर्मशाला में 25 से ज्यादा पर्यटक रहते हैं तो उनको जो है ऑन कॉल हमारी मोबाइल टीम जाकर के वहीं पर पंजीकरण कर देगी। इसके पीछे हमारा जो मकसद है, 2 चीजें हैं कि एक तो अननेसेसरी ट्रैफिक का दबाव जो रोड पे रहता है वो नहीं रहेगा और पंजीकरण काउंटर पे जो प्रेशर रहता है वो थोड़ा उसको। और चारधाम यात्रा के नजदीक आने के साथ ही सरकार और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। पिछले कुछ दिनों में बाजार में जाम की समस्या को लेकर हमारे द्वारा खबर भी चलाई गई थी, जिसमें बताया गया कि फल और सब्जी की रेडी लगाने वाले ई रिक्शा वाले बाजार में जाम का कारण बनते जा रहे हैं और इस पर एसपी ग्रामीण रेणु लोहानी द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी और नगर पालिका में भी इसी संदर्भ में एक बैठक बुलाई गई। और अब पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम के साथ साथ देहरादून से आई ट्रैफिक पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है और विकास नगर गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर फल और सब्जी की रेडी लगाने वाले लोगों को हटाया गया। यह कदम चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया गया है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन लगातार इस पर कार्रवाई को जारी रखेगा और जाम की स्थिति को नियंत्रण में रखेगा या फिर भविष्य में यह समस्या फिर से आ सकती है। अभी 3 दिन पहले ही यातायात को लेके जो है एक बैठक एसपी देहात मैडम ने भी की थी। उसमें ये तय हुआ था कि हमारे जो डाक पत्थर चौराहे हैं, राम कुमार चौक और पहाड़ी गली चौक, ये फ्री होल्ड रखे जाएं और इनके आगे और पीछे 50 मीटर तक कोई भी रेडी ठेली कोई भी पार्किंग ना हो। आज हमारी नगर पालिका की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से ट्रैफिक को ठीक करने के लिए कार्रवाई कर रही है। चारधाम यात्रा को लेकर ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है विकासनगर में और इसी के मद्देनज़र जो हमारी चारधाम यात्रा यहीं से स्टार्ट होनी है विकासनगर से, तो ये मुख्य मार्ग है यात्रा का और विकासनगर बाज़ार में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। तो एक कोशिश ये रहेगी कि इस बार यात्रियों को असुविधा ना हो ट्रैफिक से संबंधित, तो इसलिए। और बढ़ते आगे आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और बीते दिनों मैदानी जिलों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी और हल्की बारिश भी देखने को मिली, जिसको लेकर मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आगामी 30 अप्रैल तक मौसम सामान्य रहने वाला है, जिसमें तापमान अधिकांश जगहों पर सामान्य रहेगा, लेकिन मई के पहले हफ्ते में मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें अधिकांश जगहों पर तेज बौछारें हवाओं के साथ ही कुछ जगहों पर बिजली कड़कने जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते तापमान सामान्य और उससे नीचे भी बना रह सकता है। बिल्कुल, आज से अगर आगे मौसम के लिए बात करते हैं, 28 तारीख आपकी आज अप्रैल की हो रही है, तो अभी 28-29 में तो मौसम पूरी तरह साफ ही रहने वाला है। हाँ, दिन में थोड़ी जैसे विंड्स है वो स्ट्रॉन्ग रह सकती है, क्योंकि कन्वेक्शन की वजह से आफ्टरनून में खासकर जो है वो स्ट्रेंथन होती है, स्पेशली प्लेन्स में जो है, तो इस तरह की है, या वैलीज वगैरह में भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग विंड दिन में वो दिख सकती है। जहां तक तापमान की बात है तो वो इस समय करीब करीब सामान्य पे है ज्यादातर जगहों में, एक आध स्टेशन को छोड़ दे। और तापमान जो आगे भी अगर मैं करूं 1 वीक तक की बात जो है, तो ये सामान्य या उससे भी नीचे जाएंगे। तो तापमान की अगर मैं बात करूं तो ये अभी जो है बिल्कुल सामान्य या उससे ही नीचे रहने वाले 1 वीक के लिए अगर मैं बात करता हूं। बाकी जहां तक वेदर एक्टिविटी की बात है तो 1 तारीख से लग रहा है कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, आज से अगर आगे मौसम के लिए बात करते हैं, 28 तारीख आपकी आज अप्रैल की हो रही है। बढ़ते हैं आगे। किच्छा में आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने नेशनल हाईवे स्थित एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सेल्समैन से 80,000 रुपए लूट कर रुद्रपुर की ओर फरार हो गए और ये घटना
पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस ने चारों ओर चेकिंग अभियान शुरू की। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 2 टीमें भी बनाई और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश जारी है। ये घटना एक दिन बाद ही खटीमा में एक अन्य पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात के साथ जुड़ी हुई है, जिससे बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। बढ़ते हैं आगे। एक और जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, जहां चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है और इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अपनी पूरी तैयारियां कर चुका है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार यात्रा मार्गों पर भूस्खलन और रास्ते बंद होने की स्थिति में जल्द कार्रवाई के लिए जेसीबी और अन्य मशीनों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। कर्मचारियों की पर्याप्त तैनाती की गई है और अगर मार्ग बंद होता है तो यात्रियों को ऐसे स्थानों पर रोका जाएगा जहां पानी, खाना और शौचालय की व्यवस्था हो। और इसके साथ ही स्थानीय निवासियों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जोड़ा गया है और एनसीसी, भारत स्काउट गाइड, सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं को भी आपदा प्रबंधन में शामिल किया गया है। सभी तैयारियां पूरी हैं ताकि आपदा के समय श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जितने विभाग हैं सबके साथ कई बार बैठक की गई है। माइन्यूट लेवल पे एक एक बिंदु के बारे में चर्चा की गई है, सभी को निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि आपदा की स्थिति में जो चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु हैं या जो राज्य में आने वाले पर्यटक हैं या जो राज्य के निवासी हैं, इनको किसी प्रकार से कोई परेशानी न हो नहीं पावे, इसके लिए प्लान करिए। आपदा प्रबंधन विभाग ने उसी के अनुरूप प्लान बनाया है। कहीं भी जहां पे आपदा संभावित हैं, किस किस प्रकार की आपदाएं आती हैं, इसके बारे में जनपदों से डिटेल में बात की गई है, दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं और जहां जहां भूस्खलन की संभावना होती है वहां पर जब मौसम खराब होगा तो वहां जेसीबी मशीनें, मैन पावर तैनात रहेंगे। मौसम विभाग से लगातार हम लोग टच में रहेंगे। बढ़ते आगे, हरिद्वार में भगत सिंह चौक पर सड़क पर पाकिस्तान के चिपकाए गए पोस्टर देखे गए और इन पोस्टरों के ऊपर से लोग अपनी गाड़ियों में निकलते रहे, जो स्थिति को और भी विवादास्पद बनाती थी। और इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर भड़के। दरअसल आपको बताते चले कि मुन्ना सिंह चौहान किसी काम से नंबर 1 पुल के नीचे यमुना नदी की तरफ से गुजर रहे थे और वहीं अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर को उनके द्वारा रोका गया और बाजार पुलिस को मौके पर बुलाया गया, लेकिन पुलिस 1 घंटा बीत जाने के बाद भी वहां नहीं पहुंची, जिससे विधायक ने पुलिस चौकी के कर्मचारियों को सस्पेंड करने की बात की और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से संबंधित बातचीत की। पुलिस अधीक्षक देहरादून के द्वारा चौकी प्रभारी वैभव गुप्ता और 2 श्वेता कर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया। कांग्रेस पार्टी के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने खुद अवैध खनन होने पर मुहर लगाने का काम किया है और इस दौरान उन्होंने आरोप भी लगाए। मैं कह रहा था कि इस प्रदेश को खनन माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं, उस पर मोहर लगाने का काम आज विकासनगर के विधायक ने किया है। हालात बद से बदतर हैं। जो कार्य जो है पुलिस को करना चाहिए था, खनन विभाग को करना चाहिए था, और ना तो पुलिस कर रही ना खनन कर रही है, विधायक को स्वयं करना पड़ रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि विकासनगर क्षेत्र में खनन माफिया जो है अपना राज चलाने का काम कर रहे हैं, जो बहुत खेदजनक है। देख रहे हैं आप प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध खनन हो रहा है और विकासनगर के अंदर विधायक जी का ये अवैध खनन पर दूसरा वीडियो है। पहले भी उन्होंने कहा कि पूरी जमुना को लूट के खा गए हैं, उसके बाद भी कोई रोकथाम नहीं हुई। और आज विधायक जी ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि भाई पूरी तरीके से चोरी हो रही, उन्होंने सारी वारदात को, वाक्य को देखा है
और ये कहा है कि पुलिस चौकी सस्पेंड हो, थाना सस्पेंड हो, पूरी कार्रवाई की मांग करी है। तो उनका मतलब ये है कि पूरा प्रशासन मिला हुआ है। और अवैध खनन को लेकर तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने लोकसभा तक में मुद्दा उठाया। तो आज प्रशासन क्या चाह रहा है, क्या चाह रहे हैं इस प्रदेश के मुखिया क्या चाह रहे हैं, वो किसी बातों को, अपनी पार्टी के बातों को कोई संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। मैं कह रहा और विकासनगर के कट्टा पत्थर में यमुना नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि 6 युवकों का एक दल विकासनगर के कट्टा पत्थर में घूमने के लिए गया था और इस दौरान यमुना नदी में नहाने के लिए उतरा। एक युवक पानी में डूब गया। जानकारी के मुताबिक रविवार जूडो डैम से यमुना नदी में पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से नदी में पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया और ये देख सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई और सभी नदी से बाहर निकलने के लिए भागने लगे। लेकिन 28 वर्षीय छरवा निवासी अभिषेक चौहान नदी से बाहर नहीं निकल पाया और घटना में युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही जल पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। ऑपरेशन के बाद भी तब उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। हालांकि डाक पत्थर बैराज से युवक की डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के IMPCL दवा फैक्ट्री मोहान में 7 फीट लंबा सांप घुस गया, जिसे देख दवा फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिक और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दवा फैक्ट्री के कर्मचारी ने इसकी सूचना मोहान रेंज के वन विभाग की टीम को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बिंतिया पानी नाले के जंगल में इंडियन पायथन सांप छोड़ दिया, जिसके बाद IMPCL दवा फैक्ट्री श्रमिक और कर्मचारी में राहत की सांस ली। आज IMPCL संस्थान मोहान के द्वारा सूचना मिली कि उनके स्टोर में एक सांप होने की सूचना प्राप्त हुई। मोहान रेस्क्यू टीम द्वारा तुरंत घटनास्थल पर जाकर सर्च किया गया। काफ़ी ढूंढ खोज के बाद किसी कोने पे इंडियन रॉक पाइथन दिखाई दिया गया, जो कि काफ़ी बोरो कट्टों के नीचे दबा हुआ था। कट्टों को हटाया गया और टीम अपने साथ स्नैक रेस्क्यू उपकरण जो ले गई थी उनका इस्तेमाल करते हुए सफलतापूर्वक इंडियन रॉक पाइथन का रेस्क्यू कर उसको उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। बढ़ते हैं आगे। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव टांडा भनेड़ा में मौजूद आसरा ईंट भट्टे पर उत्तर प्रदेश जिला शामली के गांव गुजरान बड़वा के रहने वाले सलीम की हत्या उसी के पुत्र ने फावड़ा मारकर कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक का 17 वर्षीय पुत्र मुशाहिर भी उन्हीं के साथ ईंट भट्टे पर पथाई का काम करता था। वहीं रात में दोनों पिता पुत्र के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिस पर आवेश में आकर पुत्र ने पिता की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलने पर मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके साथ ही हत्या करने वाले बेटे की तलाश में भी जुट गई है। बाप बेटे दोनों वहाँ काम करते थे, तो किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई। तो बताते हैं बहस के दौरान ही जो घर के परिजन थे उन्होंने ये बताया कि बेटे ने पिता को फावड़े से वार किया, तो एट द स्पॉट ही उसकी डेथ होगी और वो तब से फरार है। अभियोग पंजीकृत हो रहा और आगे हम उसमें जो बढ़ते हैं आगे। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र से खबर सामने आ रही है, जहां भीमवाला इलाके में खेत में काट कर रखी गई गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि किसान ने खेत में गेहूं की कटाई कर फसल का ढेर लगाया था और उसी ढेर में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के किसान मौके पर दौड़े चले आए। किसानों ने बिना देर किए सूझबूझ दिखाते हुए कड़ी मशक्कत कर आग को खेत के बाकी हिस्सों में फैलने से रोका और अगर समय रहते कार्रवाई ना होती तो पूरा खेत जलकर खाक हो सकता था। वहीं स्थानीय प्रशासन को इस घटना की जानकारी दे दी गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। किसानों की सतर्कता ने एक बड़ी आपदा को टाल दिया।
और शहर भर की स्ट्रीट लाइटों की स्थिति का जायजा लेते हुए देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने स्ट्रीट लाइट अनुभाग की समीक्षा बैठक कर शहर का स्थलीय निरीक्षण किया। और इस बीच नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्ट्रीट लाइट कंपनियों को नगर निगम क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटों को चालू स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे लेकर हमने निरीक्षण किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित कंपनी की तरफ से स्ट्रीट लाइटों में लगाया गया GPS खराब हुआ और इसकी जानकारी मिलने पर कंपनी को जल्द से जल्द उन्हें ठीक कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो कुछ पुरानी भी हैं और कुछ अभी नई हाल में लगाई गई हैं, उन सभी के मेंटेनेंस का कार्य कंपनी को सौंपा गया है और उनके द्वारा 99% लाइट्स को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम चालू स्थिति में रखना का कमिटमेंट है। तो उसी के क्रम में आज निरीक्षण किया गया कि जो उनके द्वारा लगभग 40 टीमें लगाई गई हैं ग्राउंड पर रिपेयरिंग के कार्य के लिए, उनमें GPS कोऑर्डिनेट के अनुसार ग्राउंड पर क्या कितनी टीम्स मौजूद थी और किस प्रकार से क्या कार्रवाई की जा रही थी। तो उसी सब के क्रम में पाए गए जो कमियां पाई गई। रुद्रप्रयाग से खबर सामने आ रही है, जहां केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भैरवनाथ की पूजा के साथ पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत वेद मंत्रोच्चारण के बीच यह प्रक्रिया संपन्न हुई। ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए भगवान केदारनाथ की डोली रवाना की गई। और आपको बता दें कि आगामी 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट विधिवत रूप से भक्तों के लिए खोले जाएंगे। और इस मौके पर पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास और आस्था का माहौल दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।